हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाला है दो आईपीओ के बारे में। सबसे पहले इंडिगो पेंट्स और दूसरा आईआरएफसी। दो आईपीओ के बारे में जानेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में इन दो आईपीओ के बारे में। और ये भी बताऊंगा कि भरना है दोनों आईपीओ में या नहीं भरना है, क्या फ़ायदे रह सकते हैं, लिस्टिंग गेन्स क्या रह सकते हैं, ग्रे मार्केट प्राइसेस क्या हो सकती है, ये सारी बातें हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिगो पेंट्स से। देखो क्या काम करती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिगो पेंट्स पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं इसमें की पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा जिससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कंपनी के बारे में कि क्या कंपनी का स्टेटस है, कंपनी एग्जैक्टली क्या किस फील्ड में है, क्या काम करती है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, देखो इंडिगो पेंट्स इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनीज इन इंडिया एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी इन डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री। ये डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में। ठीक है, दूसरी जो बात आती है इसकी एक डिफ्रेंशिएटेड एक वाइड स्केल रेंज्ड प्रोडक्ट लाइन है जो कि इनेमल, एमल्जन, वुड कोटिंग एक्सेट्रा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक वाइड रेंज ऑफ इनके प्रोडक्ट्स हैं डेकोरेटिव इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे की बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट कंपनी दैट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग सर्टन प्रोडक्ट्स। इंडिया में ये फर्स्ट कंपनी थी। ये प्रोडक्ट्स जैसे कि मेटेलिक इमल्जन, ब्राइट सीलिंग कोटिंग इमल्जन, ये सारे प्रोडक्ट्स लाने वाली इंडिया में ये पहली कंपनी थी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आगे की बात करें तो द सेल फ्रॉम दिस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ये ग्रो कर रही है। ऑलमोस्ट 2018 में से 2020 तक 2% का डिफरेंट आया है। 26% 2018 में था, 28% 2020 में। मतलब ये जो इसका जो एक सेगमेंट है इंडिगो पेंट्स का जो कि है डेकोरेटिव सेगमेंट में, वो ग्रो कर रहा है। इतनी तेज़ी से नहीं बट कंपैरेटिवली ग्रो कर रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखो इसके एक काफ़ी अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है डीलर्स के साथ, टियर 1, टियर 2 एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एज वेल। ठीक है, इसका एक वाइड और अच्छा सा नेटवर्क रेंज भी है डीलर्स के साथ। बाकी ये मैन्युफैक्चर कहाँ करती है अपने पेंट, तो बात करते हैं तो देखो ये जोधपुर में मैन्युफैक्चर करती है, कोच्चि, पुडुकोट्टाई जो कि तमिलनाडु के एरिया में है। इट इज़ फर्दर लुकिंग टू एक्सपैंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट पुडुकोट्टाई टू मैन्युफैक्चरिंग वाटर बेस्ड पेंट्स। ये भी एक अच्छी बात है, एक वाटर बेस्ड पेंट जो कि ये अपना नया प्रोडक्ट लाइन जो कि नया प्रोडक्ट लाने की फर्दर सोच रहा है, वो पुडुकोट्टाई में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक और सेटअप करने की बात है। ठीक है, यहाँ पे एक कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ करके आ रहा है। आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है बट आप पढ़ सकते हो। कंपनी प्रमोटर्स की भी बात करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, नाम दिए गए हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। टोटल असेट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। आंकड़ा है मिलियंस में, मिलियंस रुपीज़ में। ठीक है, तो आप ये बात नोट करना। ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 2018 में था 297 करोड़। अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 297 करोड़ था, 333 करोड़ था 2019 में। 2020 में के मार्च क्वार्टर में 421 करोड़ था। मतलब आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ऐसा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो इट्स अ गुड सिंबल, एक पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, आगे बात करें तो टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 4000 मिलियन जो कि निकल के आ रहा है 403 करोड़। यहाँ एक जो बात करें अगर हम रेवेन्यू की, तो ये भी बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें 112 करोड़, ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास, 26 करोड़ के आसपास, सीधा ऑलमोस्ट डबल हुआ है ये प्रॉफिट, जो कि 2018 से 2019 में डबल किया गया प्रॉफिट। यहाँ पे 26 का ऑलमोस्ट 47, यहाँ पे भी 70-80% डबल है। तो प्रॉफिट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग, नो डाउट। 2020 मार्च क्वार्टर के बाद जो कोविड आया उसके वजह से सारे बिजनेसेस पे असर पड़ा है, तो ज़्यादा कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगी कि यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है। नो डाउट प्रॉफिट में है 27 का, फिर भी प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 27 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टू ऑफ द इश्यू,
क्यों लाने वाले हैं ये इश्यू, इसके बारे में जानेंगे। द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इंडिगो पेंट्स विल बी इशूड अगेंस्ट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। देखो ये पुडुकोटाई और तमिलनाडु में जो नया प्लांट लाने वाले हैं उसकी नीड के लिए उन्होंने ये IPO लॉन्च किया है टू पर्पस टिंटिंग मशीन्स एंड ये को कंपेयर कोई ज़ायरोस शेकर्स करके जो कि कोई बिग मशीनरीज रहेंगे जो कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे रहेंगे, वो मशीन्स भी परचेज करने के लिए टू रीपे ऑल और सर्टेन बोरोइंग्स, डेट कम करने के लिए टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं इश्यू कब है। 2021 जैन, आज देखो डेट हो रही है 15 जैन हो रहा है और 20 जैन को होने वाला है, ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, और क्लोज़ हो रहा है 2021 22 जैन पे। ऑलमोस्ट 3 दिन की जो विंडो होती है और सारे IPO में वो है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इश्यू टाइप है, फेस वैल्यू 10 की निकल के आती है। IPO प्राइस 1488 टू 1490 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट 10 शेयर्स, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 शेयर्स। NSE BSE दोनों पे लिस्ट हो रहा है। इश्यू साइज़ है, देखो इश्यू साइज़ निकल के आ रहा है जो कि है 1176 करोड़ का इश्यू साइज़ निकल के आ रहा है। ठीक है, और फ्रेश इश्यू निकल के आ रहा है 300 करोड़ का फ्रेश इश्यू निकल के आ रहा है। ऑफ़र फॉर सेल अभी तक दिया नहीं गया है एग्जैक्टली बट अगर हम इसी में से माइनस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 876 करोड़ का OFS हो सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इंडिगो पेंट्स टेंटेटिव टाइम टेबल ये हमने पढ़ ही लिया है। देखो आप फिर भी एक बार नज़र डाल सकते हो। रिफ़ंड कब मिलेगी, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो रिफ़ंड कब मिलेगी ये भी देख सकते हो। लिस्टिंग डेट निकल के आ रही है 2 फरवरी, ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद निकलेगा। ठीक है, देखो मिनिमम ऑर्डर अगर आप 1 लॉट लेते हो 10 शेयर्स आएंगे उसमें ऑलमोस्ट 14,000 15,000 के आसपास होता है। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो 130 शेयर्स के साथ 1,93,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था इंडिगो पेंट्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं IRFC के IPO के बारे में। तो अभी बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC के बारे में। देखो ये इनकॉर्पोरेटेड इन 1986 में ये स्थापित हुई है। एग्जैक्टली क्या काम करती है ये बताऊंगा। देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे MOR के लिए काम करती है। बोला जाता है ये बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज है। क्या काम करती है, ये रिस्पॉन्सिबल है फंड रेज करने का काम करती है, जो कि रेलवेज़ को जो भी सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके असेट बोलेंगे, इक्विपमेंट्स नहीं बोलेंगे, असेट्स चाहिए रहते हैं, जो कि वैगन हो गया, ट्रक्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वैगन, ट्रक्स, इलेक्ट्रिक, मल्टीपल यूनिट, लोकोमोटिव, कोचेस वगैरह। इन सभी के लिए ये एक फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जो कि कुछ इंडियन रेलवे के पास खुद से होता है और कुछ नहीं होता, वो बोरो करती है। काइंड ऑफ ये NBFC कंपनी है जो कि पब्लिकली ओन एक गवर्नमेंट कंपनी है, पहली गवर्नमेंट कंपनी जो कि फाइनेंस का NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि एक बैंक नहीं है, एक फ़ंड देने का काम करती है इंडियन रेलवेज़ को ही। ठीक है, अभी ये कैसे कमाती है, तो देखो ये 1.5% इंटरेस्ट चार्ज करती है अपने अमाउंट पे। ठीक है, इंडियन रेलवेज़ को देती है। इसने अप्रॉक्सीमेटली 1134 बिलियन रुपीज़ इंडियन रेलवेज़ को 2019 फिस्कल ईयर में दिया गया था। 1134 बिलियन रुपीज़ इसने इंडियन रेलवे ने बोरो किया था। ठीक है, उसमें से IRFC ने 525 बिलियन रुपीज़ अपने IRFC ने दिए थे। ठीक है, इसमें से ऑलमोस्ट 39% IRFC ने कंट्रीब्यूट किया था। 1334 बिलियन रुपीज़ को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन के आसपास आता है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इसके कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में तो आप पढ़ सकते हो, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। कम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, साउंड असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, एक अच्छी मैनेजमेंट है जो कि एक अच्छा सिंबल माना जाता है।
स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियन रेलवे, साउंड क्रेडिट रेटिंग, क्रिसिल का इसकी अच्छी अच्छी रेटिंग्स है। क्रिसिल आपको पता है, ICRA भी पता है, एक अच्छी रेटिंग एजेंसीज है ये, जिसमें आपको इनको A1+ मिला है और A1+ ट्रिपल A की रेटिंग मिली है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है, ठीक है। और आगे बात करें प्रमोटर्स, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो। गवर्नमेंट ओन कंपनी है, किसी प्राइवेट ने ओन नहीं करा है, ठीक है। अभी आगे बात करें एज टोटल आई मीन कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में, तो टोटल असेट्स निकल के आता है ऑलमोस्ट, इट इज़ इन मिलियन, आप ध्यान रखना। अगर मैं कन्वर्ट करूँ क्रॉर में तो 16,000, एक सेकेंड, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 1 2 3 4 5, 1,61,000, 1,61,000 करोड़ का इनके असेट है, 1,61,000 करोड़, एक मैसिव नंबर है, ठीक है। IPO भी मैसिव है, तो ऑब्वियसली ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 20 to 25% की तेज़ी से ये बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप ऑलमोस्ट, हाँ, अब कंपैरेटिवली ये अच्छे से बढ़ रहा है, 20-25% से इनका असेट बढ़ रहा है। रेवेन्यू की भी बात करें तो 9,207 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 10,000 के ऊपर, मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू भी हो रहा है, जो कि कम आप पढ़ ही सकते हो, देखो, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2018 में, जो कि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, 2018 में मार्च के क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। 20,014 मिलियन रुपीज़ को अगर हम कन्वर्ट करें तो 2,000 करोड़ रुपीज़ निकल के आता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको। 2019 की बात करें मार्च के क्वार्टर में ही, तो 21,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 50% से इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। नो डाउट इसमें 2020 में मार्च के क्वार्टर में 3100 करोड़ का भी प्रॉफिट किया था। प्लस अगर यहाँ सबको पता है कोविड का टाइम था, मैंने इंडिगो पेंट्स के बारे में भी बताया कि कोविड का टाइम था। नो डाउट प्रॉफिट कम हुआ है, रेवेन्यू कम हुआ है, ये सारी चीज़ें सारे बिजनेसेस को अफेक्ट किया है, तो ज़्यादा देखेंगे नहीं, आने वाले क्वार्टर्स पे फोकस करेंगे। यहाँ कम हुआ है नो डाउट कोरोना की वजह से। आगे बात करते हैं इश्यू क्यों लाना चाहते हैं ये कंपनी, बात करते हैं टू ऑगमेंट कंपनीज इक्विपमेंट कैपिटल बेस, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, क्यों लाना चाहते हैं ये इश्यू, टू ऑगमेंट कंपनीज इक्विटी कैपिटल बेस टू मीट बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ठीक है। इनको यही बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आप पढ़ ही सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला ही था कि वो अपना स्टेक ऑलमोस्ट, गवर्नमेंट को इससे 1,500 करोड़ मिलने वाले हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैंने जब पहले आईपीओ के सेशंस में ही बोला था कि गवर्नमेंट को कुछ कुछ, उसने पहले ही कहा था कि कुछ कुछ कंपनी में वो प्राइवेटाइजेशन करेगी या तो स्टेक डाइल्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली देश के निर्माण के लिए और बाकी सारे रीजंस के लिए, ठीक है। तो ये कोई इसी के बेसिस के लिए आईपीओ आ रहा है, ठीक है। आईपीओ डेट की बात करें तो 18 जन, अभी आज हो रही है 15 जन, ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद आईपीओ है, 3 दिन चलेगा, 20 जन को ख़त्म होने वाला है। इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इशू टाइप है। हाँ, फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। आईपीओ प्राइस है 25 से 26 रुपये। मार्केट लॉट 575 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में। और लिस्टिंग एट NSE BSE, दोनों इश्यू है 4,633 करोड़ का फ्रेश इश्यू निकल के आ रहा है, जो कि है ऑलमोस्ट इसमें एग्जैक्टली देखो शेयर्स कितने हैं, 10 शेयर्स ऑफ 10 एग्रीगेटिंग अप टू, देखो ये एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, ठीक है। फ्रेश इश्यू बताया नहीं गया है, एग्जैक्टली OFS और फ्रेश इशू कितना है ये अभी बताया नहीं गया है, बट पूरा IPO इज ऑफ 4,633 करोड़, ठीक है। आगे हम बात करें IPO ओपन डेट की, तो IPO हो रहा है जैसे बताई गए। हाँ, रिफंड मिलेगा आपको 27 जैन को, और इश्यू जो IPO लिस्टिंग डेट है वो है ऑलमोस्ट 29
जैन को, और क्रेडिट शेयर्स टू डीमैट, शेयर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे 28 तारीख को, ठीक है। आगे हम बात करें IRFC लॉट, देखो एक लॉट में आपको ऑलमोस्ट 15,000 भरने पड़ेंगे और 13 लॉट मैक्सिमम लॉट है, ऑलमोस्ट 1,95,000 के आसपास भरने पड़ेंगे, ठीक है। और हाँ देखो प्रमोटर्स जो कि गवर्नमेंट है, MO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज MOR, जो कि 100% था, उन्हीं का पूरा था स्टेक, और वो हो जाएगा पोस्ट इश्यू के बाद 86% हो जाएगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे नोट करो कि ये 86% नहीं होना चाहिए, प्रमोटर का स्टेक होना चाहिए 75%। तो आगे जाके भी एक और OFS जैसी चीज़ आ सकती है, OFS आ सकता है, हाँ मुझे वही लगता है OFS ही आएगा, क्योंकि 75% ये सेबी की गाइडलाइंस है कि एक कंपनी के प्रमोटर के पास 75% स्टेक ही होना चाहिए, ठीक है। अभी हम ये वाइंड अप करते हैं, देखो यही था 2 चीज़। अभी एंड में बताना चाहूँगा क्या कि इस IPO में आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो दोनों ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, IRFC के क्या बोलते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स, इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। मेरी यही सलाह रहेगी, देखो दोनों प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर इनकी बात करें तो ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो इसको रिस्क नहीं है, IRFC को रिस्क नहीं है कि ये देखो रेलवेज हमेशा बढ़ेगा, रेलवे लाइंस बढ़ेगी। अभी ये एक और चीज़ बता दूं कि ये बुलेट के लिए भी जो फंड है, इसने बुलेट ट्रेन के लिए भी इसी ने फंड किया है, जो कि कुछ फंड्स बुलेट ट्रेन के लिए जो आने वाले, तो इसमें भी उसका कुछ हिस्सा है। पूरा तो ऑब्वियसली इसी ने नहीं पे किया रहेगा, क्योंकि दैट इज़ इन ट्रिलियन, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन के लिए भी इसने कुछ हिस्सा फंड किया गया है। तो IRFC और इंडिगो पेंट्स दोनों ही, देखो अभी क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेंस, सारे IPO में लिस्टिंग गेंस मिल रहे हैं 100%, ऑलमोस्ट 50%, जितने 50-60% आपने देखा, बर्गर किंग हो गया, बाद में मिसेस वेक्टर हो गया, ये सारे अच्छे अच्छे IPOs गए। तो ऑलमोस्ट इसमें भी मुझे लगता है इंडिगो और IRFC दोनों में ही लिस्टिंग गेंस मिलेंगे। लिस्टिंग गेंस लो, और अगर आपको दूर के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए इन्वेस्ट करना है, तो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, मार्केट साइज दोनों ही अच्छी है, दोनों ही बेस्ट कंपनी है, आप इन्वेस्ट करो। लिस्टिंग गेंस लेके निकल जाना है तो लिस्टिंग गेंस लेके निकल जाओ। अगर आप एक ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो। फाइनेंशियल्स अच्छे, फंडामेंटल्स अच्छे, तो कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो IPO के लिए। तो यही था वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।